students, let's see the reactivity of alkaline metal towards the water. So अब हम स्टडी करेंगे alkaline metal कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी alkaline metal वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे जनरल इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे हमारे पास जो M है ये अल्कलाइन मेटल है और ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MOH प्लस रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो इस तरीके से जब मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में Na है और वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बनाएगा NaOH और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देते हैं फिर से हम। ठीक है, हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। इस काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक है और इसमें क्या रिलीज होता है? इसमें रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जो लिथियम है वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। ठीक है, तो लिथियम डिकम्पोज वाटर स्लोली। लिथियम की बात करें तो ये बहुत ही स्लोली डिकम्पोज करता है वाटर को। ठीक है, अब हम दूसरे मेटल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na। सोडियम जो है बच्चों, ये बहुत ही क्विकली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, बहुत ही जल्दी ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम या फिर सीजियम, तो बच्चों ये जो मेटल है ये बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास में ट्रेंड है। लिथियम स्लोली करता है, ये क्विकली करता है। बाकी की जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं जो डाउन द ग्रुप हैं ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में और बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। इट मीन्स इस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज आउट होती है और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वाटर को लेके, जो मेटल का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वाटर को लेके और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने का जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? स्लोली, यहाँ पे क्या है? क्विकली, और यहाँ पे विग्रसली, मतलब और भी फास्ट। तो हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो इस ट्रेंड में डाउन द ग्रुप जो हमारी रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स वाटर, यहाँ लिख देते हैं हम, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब बच्चों, रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो रीज़न क्या है रिएक्टिविटी बढ़ने के पीछे? रिएक्टिविटी बढ़ने के पीछे रीज़न ये है कि सेम ट्रेंड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है और क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है इसलिए रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो ये हमारे पास में रिएक्टिविटी का रीज़न है। ठीक है, तो समझ में आ गया। डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो जो एलिमेंट ऊपर है लिथियम वो सबसे कम रिएक्टिव है वाटर्स के साथ और जो सीजियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ। ये हमारे पास में ट्रेंड है। लेकिन बच्चों, अगर हम डेटास को देखें, अगर हम उसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट होता है। देखते हैं कैसे और फिर उसका आंसर क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी, अगर हम लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें, इफ़ यू सी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, तो आपको पता होगा कि लिथियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि अमंग फर्स्ट ग्रुप वो हाईएस्ट है।
ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, इसमें जो रिलीज्ड एनर्जी होनी चाहिए वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो फ्री एनर्जी रिलीज है, फ्री एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक होना चाहिए। बट हमने जब अभी ट्रेंड देखा कुछ सेकंड्स पहले, तो हमने देखा लिथियम बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। वो स्लोली रिएक्ट करता है तो वो एनर्जी भी बहुत कम रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पोटेंशियल के बेसिस पे देखें तो लिथियम का ऑक्सीजन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो भी क्या होनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा। ठीक, लिथियम के कंपेयर में अगर हम पोटेशियम को देखें, सो स्टूडेंट्स इफ वी कंपेयर लिथियम विद पोटेशियम, तो पोटेशियम का बच्चों ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है लिथियम के कंपेयर में। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं लिथियम का ज़्यादा है और पोटेशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। अगर इसका पोटेंशियल कम है तो इसमें जो रिलीज एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कम। पर बेटा हमने जब देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा लिथियम के कंपेयर में पोटेशियम की एनर्जी जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, हाईली एक्सोथर्मिक है, विग्रसली रिएक्ट करता है। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, विग्रसली रिएक्ट करता है, उसमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम डेटा देखें तो एनर्जी रिलीज लिथियम में ज़्यादा होनी चाहिए और पोटेशियम में कम होनी चाहिए, पर जब हमने पहले ट्रेंड देखा तो जस्ट वाइज वर्सा था। तो अब इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों। सो लेट्स सी दी रीज़न, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता, इसका हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, तो इसका जो रीज़न है वो केमिकल काइनेटिक्स के पास है, थर्मोडायनामिक्स के पास में नहीं है। हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हिसाब से या फिर हीट रिलीज के हिसाब से इसका आंसर नहीं दे सकते। हम इसका जो आंसर है वो हम केमिकल काइनेटिक्स से निकालेंगे। केमिकल काइनेटिक्स कौन सी ब्रांच होती है, ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो आंसर है वो केमिकल काइनेटिक्स के पास में। देखिए बच्चों, अगर हम पोटेशियम को देखें या फिर लिथियम से नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है, तो लिथियम के कंपेयर में इन एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, ज़्यादा। अगर साइज ज़्यादा होगा तो ये जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं OH के साथ में, अगर साइज ज़्यादा है तो जो ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं OH के साथ में वो क्या हो जाएगा, वीक। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक। देख लीजिए, क्योंकि देखो एक हमारे पास हम मान लीजिए ये है कैटायन, मान लीजिए ये है एनायन, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है, अगर साइज ज़्यादा है तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही साइज बढ़ता है तो जो आयनिक बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चों, इस वजह से ये जो मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका जल्दी आ जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जिन एलिमेंट का साइज ज़्यादा है वो इजीली क्या हो जाते हैं, फिर मेल्ट हो जाते हैं। इट मीन्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और लो हीट ऑफ रिएक्शन। तो इनका बॉन्ड वीक है तो ये कम एनर्जी में ही मेल्ट हो जाएंगे। और बच्चों देखो, जैसे ही ये मेल्ट होंगे इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मेल्ट होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो मेल्ट होने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं, अगर कंक्लूड करें, कि इनका साइज ज़्यादा होने की वजह से, लिथियम के कंपेयर में नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज लिथियम के कंपेयर में ज़्यादा है, इस वजह से उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा। कब, जब वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका साइज ज़्यादा है, इसका मतलब इनमें आयनिक बॉन्ड क्या है, वीक है। आयनिक बॉन्ड वीक है तो हमें कम एनर्जी चाहिए उनको तोड़ने के लिए। अब जब हमने कम एनर्जी में ही वो बॉन्ड टूट गए हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गए हैं, अब सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में चले गए, मेल्ट। और जैसे ही मेल्ट होंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा,
इंक्रीज, और जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। इस वजह से हम देखते हैं कि लिथियम के कंपेयर में पोटेशियम की रेट ज़्यादा है वाटर की तरफ। पोटेशियम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, लिथियम जो है वो लेस रिएक्ट करता है। आई बात समझ में? लिथियम क्यों लेस रिएक्ट करता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, आयनिक बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, और जब ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो जब कम एनर्जी में ही काम हो रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जो ट्रेंड हम समझते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलता, क्योंकि इसका जो आंसर है वो थर्मोडायनामिक्स में नहीं है, इसका जो आंसर है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन में है, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो इस वजह से लिथियम जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है वाटर की तरफ, और जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है, सिंपल। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अबाउट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। हमने एयर के साथ देख लिया है, हमने वाटर के साथ भी देख लिया है, तो अब हम देख रहे हैं अबाउट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन के साथ में एल्कलाइन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी मेटल हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है मेटल हाइड्राइड। इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको इक्वेशन को बैलेंस करते तो हमारा 2 लगा देते तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 2। हमारे पास बन गया है मेटल हाइड्राइड। अब बच्चा, ये जो मेटल हाइड्राइड है इनका जो नेचर होता है ये आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इनमें क्या नेचर होता है, आयनिक नेचर होता है। मतलब यहाँ पे जो M है ये होता है पॉजिटिव और H क्या होता है, नेगेटिव। और क्योंकि H नेगेटिव है इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, हाइड्राइड कहा गया है, ठीक है। जब भी H नेगेटिव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, मेटल हाइड्राइड का। अब देखिए बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं फ्यूज्ड हाइड्राइड्स का, ठीक है, मेटल के साथ जो हाइड्राइड फ्यूज्ड है उसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चलो देखते हैं कैसे रिलीज होती है। मान लीजिए कि हमारे पास में लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, तो उसने बना दिया है लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। अब जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, लिथियम हाइड्राइड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो, एक तो फॉर्म होगा लिथियम Li पॉजिटिव, एक फॉर्म होगा H नेगेटिव, ठीक है। और आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास में कैथोड, एक हमारे पास में होता है एनोड। जो कैथोड है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज का होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, एनोड कौन से चार्ज का होता है, पॉजिटिव। तो कैथोड अगर नेगेटिव चार्ज का है तो इसके पास में कौन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, लिथियम। तो क्या होता है बच्चों, इस कैथोड के पास में जाता है लिथियम, कौन सा, पॉजिटिव का, ठीक है। और इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना देगा, लिथियम, न्यूट्रल लिथियम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का है इस वजह से लिथियम इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या कर देगा, उसका खुद का ऑक्सीडेशन करवा देगा। अब इन द सेम वे देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव है, एनोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है तो इसके पास कौन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आयन। तो नेगेटिव चार्ज आयन इस एनोड के पास में जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयन इसके पास, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आयन के पास में इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम इसके आगे भी क्या लगा देते हैं, 2। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इलेक्ट्रॉन में कितने रिलीज होंगे, 2, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जब भी हम
मेटल हैलाइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे रिलीज होती है? तो वो एनोड पे रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, सिंपल है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिंपल है। वापस से समझा देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इनका लाइसिस हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में टूट जाएगा। फिर ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, अट्रैक्टेड होगा और वहाँ पे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल लिथियम का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा। और वहीं जब नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज होती है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में H2 गैस रिलीज होती है। कहाँ रिलीज होती है? एनोड पे रिलीज होती है। बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स में। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। नाउ अगर हम लिथियम हाइड्राइड के अलावा और किसी हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो जो अदर हाइड्राइड्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं बिफोर मेल्टिंग। ठीक है, वो मेल्ट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब मेटल हाइड्राइड बनता है, हमने देख लिया है। तो अब हम ये मेटल हाइड्राइड वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करता है हम उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसी के और पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं मेटल हाइड्राइड की। अब मेटल हाइड्राइड कैसे बना वो तो हमने देख लिया। मेटल ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन किया। अब हम बात कर रहे हैं मेटल हाइड्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखिए, मेटल हाइड्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तो है अपने पास OH नेगेटिव और यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव। इसमें क्या है, एक M पॉजिटिव और इसमें क्या है, एक H नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो M पॉजिटिव है ये इस OH नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में रिलीज क्या होता है, ये H और ये H मिलके क्या बनाएंगे, H2। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हाइड्राइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारे पास रिएक्शन मेटल हाइड्राइड की वाटर के साथ में। चलो अब हम बात करते हैं अबाउट द आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स के आयनिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं। बच्चों आयनिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास में है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, हमारे पास में ये पूरा ट्रेंड है। अब देखिए, जो लिथियम है उसके कंपेयर में हम सोडियम को देखें तो इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयनिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड लिख देते हैं, क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन देखिए बच्चों। देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप आप जब जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, एटम्स का साइज आप जानते हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जिसका साइज ज़्यादा है वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही अच्छा ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जानते हैं वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। सिंपल,
ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि डाउन द ग्रुप हम देखते हैं तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड है, तो बच्चों स्टेबिलिटी जो है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है। लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सीजियम हाइड्राइड सबसे कम स्टेबल है। उसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है, पहले हम ट्रेंड लिख देते हैं फिर रीज़न समझेंगे। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर, पहले तो लिख देते लिथियम हाइड्राइड NaH KH रुबिडियम हाइड्राइड सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है लिथियम हाइड्राइड है और सबसे कम जो स्टेबल है वो सीजियम हाइड्राइड है। इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, देखो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा। हम जानते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है, रीज़न क्या है इसका, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, हाइड्राइड तो सेम ही है सब जगह, पर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इनका साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब साइज इंक्रीज होगा तो जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। दोनों के बीच का, दोनों जो आयंस इनके बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसको कम एनर्जी से ही तोड़ सकते हैं, तो हम उसको कम एनर्जी से ही तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही साइज बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। इजीली जब कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है इसलिए ये स्टेबल है, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ये लेस स्टेबल है। ठीक है बच्चों, आपको स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। चलो फिर हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जो लिथियम हाइड्राइड है वो एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। देखिए कैसे, हमारे पास में है लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, वो रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ में। ठीक है, ये क्या है, एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो इसके 4 मॉलिक्यूल इसके साथ में रिएक्ट करते हैं AlCl3 के साथ में और फॉर्म करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साइड प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो होता है LiCl। अब बच्चों ये जो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का जो नेचर होता है बच्चों वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका जो नेचर है ये कौन से नेचर का है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब ये रिडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प इन रिडक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में सपोज कोई कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ मान लीजिए C+O है, ठीक है, और इसमें आपने यूज़ किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर देगा। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनका रिडक्शन कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा नहीं है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इसको यूज़ किया जाता है, इसको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए आप एग्जांपल, सपोज BCl3 है, अगर ये रिएक्ट करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में तो ये बनाएगा अपने पास में बोरोन का हाइड्राइड जो है B2H6। ठीक है, B2H6, और साथ में साइड प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा लिथियम क्लोराइड और साथ में लुईस एसिड 3AlCl3। इन द सेम वे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम रिएक्ट कराते हैं SiCl4 से, ठीक है, और ये रिएक्ट करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव को निकाल देगा और ये इसको अपना H दे देगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, SiH4 रिड्यूस कर दिया इसने इसको, और साथ में साइड प्रोडक्ट दे दिया लिथियम क्लोराइड और लुईस एसिड AlCl3। तो कहने की बात ये है बच्चों, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है,
तो बच्चों अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा, तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, आयनिक है। इसमें अगर हम बात करें AlH4, और मैं लिथियम हटा देती हूँ, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देती हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इस आयन की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। आपको छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखनी है। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और किसी का भी रिडक्शन करवा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। सो स्टूडेंट्स चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। So now let's see the reaction with halogen or affinity for halogen. तो अब हम हैलोजन के साथ में इनकी रिएक्शन कराते हैं। बच्चों बहुत सिंपल है, देखिए मेटल अगर हैलोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा मेटल हैलाइड, सिंपल। यहाँ पे ले लीजिए 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2, हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो मेटल जो है ये मेटल कुछ भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर रुबिडियम, सीजियम, है ना। ये हैलोजन के साथ में रिएक्ट करता है, यहाँ पे एक्स का मतलब है हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, उनके साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल हैलाइड, ठीक है। अब हम रिएक्टिविटी देखें हैलोजन की तरफ, तो लिथियम से अगर हम सीजियम की तरफ जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हैलोजन वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम हैलोजन की बात करें, अगर हम हैलोजन की बात करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी फ्रॉम F2 टू I2, मतलब इन एल्कलाइन मेटल के साथ में F2 सबसे ज़्यादा रिएक्ट करना प्रेफर करेगा एंड I2 सबसे कम रिएक्ट करना प्रेफर करेगा। तो अगर हम बात करते हैं हैलोजन की, तो इनकी रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में क्या होती है, डिक्रीज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सीजियम है वो मैक्सिमम रिएक्टिव होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो F जो है F2 वो मैक्सिमम रिएक्टिव होता है फॉर एल्कलाइन मेटल एंड दिस इज द मैक्सिमम रिएक्टिविटी, शोज मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, ठीक है। तो आपको ट्रेंड समझ में आ गया, यहाँ पे नीचे वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और यहाँ पे ऊपर वाला, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से स्टडी करते हैं। हमें ये तो समझ में आ ही गया है, मेटल हैलाइड बन गया है, ठीक है, और रिएक्टिविटी हमने दोनों के लिए देख ली, एल्कलाइन मेटल के लिए भी देख लिया और हैलोजन के लिए भी देख लिया। अब इस टॉपिक को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसके अंदर लिथियम हैलाइड को छोड़ के एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड जितने भी एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स हैं, जितने भी MX है एक्सेप्ट दिस, सब क्या है, आयनिक नेचर के हैं, ठीक है। मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इन पे नेगेटिव, प्योरली पॉजिटिव प्योरली नेगेटिव, ये सब आयनिक नेचर के होते हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों इसके अंदर ये है कि ये जो हैलाइड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी इनका पॉइंट देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कैसे हैं, आयनिक है। तो आयनिक है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो पहले तो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे, सॉलिड फॉर्म करेंगे जो क्रिस्टलाइन नेचर का होगा, फिक्स अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। दूसरा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये अच्छे कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं अगर ये मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है। अगर ये मॉल्टन या फिर फ्यूज स्टेट में है, मॉल्टन या फिर फ्यूज्ड या फिर हम सॉल्यूशन फॉर्म में भी कह सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट लिक्विड स्टेट होनी चाहिए ना, मॉल्टन या फ्यूज्ड या लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट में है, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में आ गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, ठीक है। और जितने भी हैलाइड्स हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड। लिथियम हैलाइड को छोड़ के बाकी सब वाटर में सॉल्यूबल
होते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लिथियम हैलाइड सॉल्युबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है बच्चों, देखो लिथियम और हैलाइड हम दोनों को देखें। ठीक है, तो लिथियम हैलाइड में बात कर रहे हैं LiF की, स्पेशली LiF जो है वो डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, सारे लिथियम हैलाइड, सॉरी यहाँ पे हैलाइड आएगा, तो जो LiF है ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका आंसर देखिए। यहाँ पे Li आप जानते हैं बहुत स्मॉल है। ठीक है, Fe जो है वो भी बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो जब ये दोनों स्मॉल है तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा, जो इन दोनों आयंस के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये वाटर में सॉल्यूबल हो गए। ईजिली ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका इसको देखने का। उसके अलावा बच्चों दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो सॉल्युबिलिटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है हमारे पास में लैटिस एनर्जी, और सेकंड हमारे पास में है हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब ये जब लिथियम पॉजिटिव आयन और जो F नेगेटिव आयन है ये जब कंबाइन होते हैं उस केस में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके कंपेयर में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी कम होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी के कंपेयर में हम हाइड्रेशन एनर्जी देखें तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, इसलिए मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कम। इन शॉर्ट इनकी क्या है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है। Li और जो F है ये बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो इतना इजीली ये ब्रेक नहीं होते, और जब ब्रेक नहीं होंगे तो ये डिसॉल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मेन जो आंसर है इनसॉल्युबिलिटी का आंसर है वो है हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये है इनकी प्रॉपर्टीज। वाटर में LiF क्यों सॉल्यूबल नहीं होता उसका हमने आंसर देख लिया, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो अब हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं। वो ये है कि लिथियम से अगर हम सीजियम की तरफ जाते हैं तो ये हैलोजन की तरफ इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती क्यों है, वाई डज इट इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज क्यों होती है, लिथियम सबसे कम रिएक्टिव और सीजियम ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखो बच्चों जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे इनकी आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है, ठीक है, IP एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता जाएगा, कम। तो जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं लिथियम से सीजियम की तरफ तो कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। कब, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। कब, जब साइज ज़्यादा है। तो साइज अगर ज़्यादा होगा तो कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और अगर कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कम एनर्जी पे ही वो रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं IP डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी डाउन द ग्रुप, इंक्रीज। कम एनर्जी में ही काम हो रहा है तो रिएक्टिविटी तो बढ़ेगी ना। कभी हम बोलते हैं एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम है, हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो रिएक्ट करेगा, बट ये तो कम एनर्जी पे ही रिएक्ट कर रहा है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये है ट्रेंड का रीज़न। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें कि सीजियम से लिथियम तक रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनकी IP कम हो रही है, बस इतना सा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम कंपेयर करते हैं आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड्स। So students, now we are going to study about comparison of ionic covalent character of alkaline metal halides। देखिए बच्चों होता क्या है, जब ये पॉजिटिव मेटल नेगेटिव हैलोजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं
तो उस केस में हम पॉजिटिव को क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट चार्ज, छोटा सा, ठीक है। और हैलोजन का साइज जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इसका साइज जितना ज़्यादा होगा, तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब ये दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बहुत स्मॉल है तो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अभी तो ये क्या है, सिमेट्रिकल, ठीक है, अभी सिमेट्रिकल। और जैसे ही ये क्लोज आएंगे, जैसे ही और ये क्लोज आएंगे, अभी तो दूर है, डिस्टेंस पे है, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये क्लोज आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या बच्चों, इनमें हो जाएगा डिस्टॉर्शन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो एज इट इज रहेगा, इस नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो था कैसा, ये आयनिक कंपाउंड थे, आयनिक था, ठीक है। क्या था, एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज शो किया मैंने, बाकी ये अपने पास है एनायन। एनायन का साइज बड़ा होता है ना, इसलिए मैंने ये बनाया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तरह। फिर क्या होता है कि अगर इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव आयन है, उसका साइज अगर बड़ा है, साइज अगर उसका ज़्यादा है, और पॉजिटिव का अगर साइज कम है, ठीक है, कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको, पॉजिटिव का साइज अगर कम है तो ये पॉजिटिव वाला बहुत अच्छी तरीके से इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये जो सिमेट्रिकल था हमारे पास एक्स ग्रुप, जो सिमेट्रिकल एनायन था, वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। क्यों हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, क्योंकि जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जब अट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। इसको हम डिस्टॉर्टेड भी बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड होना, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और फाइनली ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, ऐसा लगेगा कि शेयरिंग हो रही है बिटवीन। तो लास्ट में केस शेयरिंग वाला हमें अपीयर होगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये क्या था, आयनिक, और ये आयनिक कब किस में कन्वर्ट हो गए, जब एक उसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर में अप्रोच कन्वर्ट हो गए। तो आयनिक कंपाउंड भी कभी कभी कोवैलेंट नेचर शो करते हैं, मतलब वो 100% आयनिक नहीं है, ठीक है, वो 100% आयनिक नहीं है, अब वो पार्शली आयनिक हो गए हैं, और वो कुछ कैरेक्टर शो करेंगे कोवैलेंट भी। सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ आयनिक कंपाउंड। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, तुम बोलूँगी कि जो हमारे पास में सपोज मान लीजिए कि NaF है, दिस इज़ अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, बट इट ऑल्सो शो दी कोवेलेंट नेचर। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अब बच्चों देखो किसी किसी में कोवेलेंट नेचर ज़्यादा शो करता है, कभी कभी कोवेलेंट नेचर कम शो करता है। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए कि कौन ज़्यादा शो कर रहा है और कौन कम शो कर रहा है, हमें फजान रूल पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज है जिसका साइज कम है, नेगेटिव चार्ज का साइज ज़्यादा है। जब अप्रोच करेंगे तब तक तो ये सिमेट्रिकल है, जैसे ही क्लोज आएंगे तो ये नेगेटिव जो क्लाउड है ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये डिससिमेट्रिकल हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये शेयरिंग करना शुरू कर देंगे। तो आयनिक से कन्वर्ट हो गया कोवेलेंट के अंदर। इसका मतलब ये प्योरली आयनिक ना हो कि इसमें पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। तो अब हम चलते हैं फजान रूल की तरफ, उसके बाद में हम ट्रेंड्स को देखेंगे। सो लेट्स सी दी फजान रूल। तो देखिए बच्चों, फजान रूल क्या कहता है। फजान रूल ये कहता है कि साइज ऑफ कैटायन जितना स्मॉल होगा, साइज ऑफ कैटायन जितना स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन कराएगा वो एनायन का, और उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब साइज कैटायन का जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा उसको और पोलराइज कराएगा। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पोलराइजेशन नया टर्म कहाँ आ गया। तो देखिए बच्चों, जब मैंने बात करी थी आपको, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको डिस्टॉर्टेड कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बिल्डअप हो गया था। अब देखिए जब ये कोवेलेंट कैरेक्टर बिल्डअप हो गया है तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि इसका क्या हो चुका है, इस एनायन का हो चुका है पॉलराइजेशन। इस एनायन का क्या हो चुका है, पॉलराइजेशन। और ये पॉलराइजेशन किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द पॉलराइजेशन पावर ऑफ दिस कैटायन। कैटायन के अंदर पॉलराइजेशन पावर होती है, जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसकी वजह से वो किसको पॉलराइज कर देगा, वो उस एनायन को पॉलराइज कर देगा इस, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा पॉलराइजेशन और इसके अंदर होती है पॉलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये पॉलराइज करने की पावर इसके अंदर होती है। और पॉलराइज कौन होता है, हमेशा एनायन पॉलराइज होता है। समझ में आ गई बात। तो देखो जितना ज़्यादा पॉलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा। तो कब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बनेगा, जब हमारे पास में इस कैटायन का साइज छोटा है। अगर कैटायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, तो पॉलराइजेशन ज़्यादा होगा और तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। दोनों ही ऑपोजिट चलते हैं। साइज कम होना चाहिए कैटायन का, तब जाके हमारे पास में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बनेगा। अब देखो इसका जस्ट ऑपोजिट देख लेते हैं हम, साइज ऑफ एनायन। देखो कैटायन तो छोटा होना चाहिए और एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जितना एनायन का साइज लार्ज होगा बच्चों, एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही वो डिस्टॉर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, डिस्टॉर्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो जितना ज़्यादा पॉलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उतना ही ये ज़्यादा होगा। तो कैटायन के केस में देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन था, एनायन के केस में देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। चलो बच्चों अब हमें समझ में आ चुका है कि इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, कैटायंस और एनायन का रिलेशन क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर से। तो अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी दी प्रॉब्लम्स। सो सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है LiBr, LiCl, LiF। देखो बच्चों इसमें कैटायंस तो सारे ही कॉमन है, तो कैटायंस को देखना ही नहीं है। हम क्या देखेंगे, अब एनायंस को देखेंगे। एनायंस एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो हमें क्या देखना है, जितना ज़्यादा एनायन का साइज होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। किसका साइज ज़्यादा होता है, आई का साइज ज़्यादा होता है, एफ का साइज सबसे कम होता है। तो आई का साइज सबसे ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका सबसे ज़्यादा होगा और एफ का सबसे कम। तो हम सिर्फ यहाँ पे आई के, Br के, Cl और एफ के बेसिस पे बता रहे हैं, ये वाला रूल हम अप्लाई करके। तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड, बट दे ऑल्सो शो कोवेलेंट कैरेक्टर। दीज आर ऑल्सो आयनिक कंपाउंड्स बट दे ऑल्सो शो कोवेलेंट कैरेक्टर बट लेसर देन दी Li, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बच्चों अगर हम इसी की मेल्टिंग पॉइंट इसी में समझ लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल लेने के लिए हम इसी एग्जाम्पल में मेल्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम। इसमें हम मान रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसका मतलब क्या हो गया, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। और अब जानते हैं जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ना। तो आप देखिए क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड्स वीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक कम है, इसका मतलब इसके बॉन्ड्स वीक है। और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसके बॉन्ड स्ट्रांग है। तो जितने स्ट्रांग बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। तो बच्चों अगर डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात करूँ तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें लगभग 870 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है। इसमें थोड़ा कम देना पड़ेगा जो होगा नियर अराउंड 110 या 113। इसमें हमें और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा 547 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर सबसे कम हमें देना पड़ेगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है जो आयनिक के कंपेयर में वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इस तरीके से आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम हैलोजन सेम ले लेते हैं लेकिन हम मेटल्स को चेंज कर रहे हैं। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लास्ट में हमारे पास में आ गया सीजियम, ठीक है। इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कॉमन ले लेते हैं, सपोज Br ले लेते हैं,
तो देखो अब इसमें हैलाइड क्या हो गए बच्चों, हैलाइड हो गए इसके अंदर कॉमन, ठीक है। लेकिन अगर हम मेटल्स को देखें तो मेटल इसमें वेरी कर रहा है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है मेटल का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। अगर मेटल का साइज छोटा है तो उसकी पोलराइजेशन जो पावर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। आप देख लीजिए किसका साइज कम है, साइज कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। हम जानते हैं लिथियम का साइज सबसे कम होता है, ठीक है, और सीजियम का साइज सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका साइज सबसे कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, और जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है सिर्फ, ठीक है, देखना है कि हेलोजन्स अलग है या फिर मेटल्स अलग है। उसके बेसिस पे आप इन फॉर्मूला को यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लिथियम ब्रोमाइड है इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है बच्चों, सिंपल। चलो अब हम इसी टॉपिक में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने 2 रूल पढ़ लिया, हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं फजान के। तो बच्चों जो नेक्स्ट रूल है फजान का वो है चार्ज ऑन कैटायन। देखो कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी और उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और देखो आप जानते हैं जब चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज़ क्या होता है, कम होता है, हम जानते हैं ये। तो साइज़ जितना कम होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये उसी के साथ कनेक्टेड है। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको एग्जाम्पल दे रखा है AlCl3, आपको दे रखा है MgCl2 या फिर NaCl, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसके अंदर आप बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको कैटायंस का चार्ज इतना है, इस कैटायन पे है +3 चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा +2, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही वो स्मॉल होगा और उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड हमारे पास में ये रहेगा। तो बच्चों इसका जस्ट ऑपोजिट देख लीजिए आप, चार्ज ऑन एनायन। एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही ईजिली वो पॉलराइज हो जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो ईजिली पॉलराइज हो जाएगा, उतना ही ये पॉलराइज हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है बच्चों। तो एनायन का साइज ज़्यादा होना चाहिए और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सिंपल। तो हमारे पास में आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी हम कोवेलेंट कैरेक्टर देख पाएंगे, ठीक है। 2 ही कॉन्सेप्ट है, कैटायन होना चाहिए स्मॉल और एनायन होना चाहिए लार्ज। जब ऐसा होगा तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी हम कोवेलेंट कैरेक्टर को देख पाएंगे, ठीक है, सिंपल। सो नाउ लेट्स सी दी रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तो बच्चों जब हम रिएक्शन या एफिनिटी फॉर नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो एक लिथियम ही ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों जो लिथियम है वो जब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा Li3n, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, वो बनाएगा लिथियम नाइट्राइड। अब बच्चों जो लिथियम नाइट्राइड है इसका जो कलर होता है ना ये रूबी रेड होता है, इट इज़ रूबी रेड। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट लिथियम और नाइट्रोजन। तो ये जो लिथियम है इस पे तो बट ऑब्वियस है प्लस चार्ज है और जो ये नाइट्रोजन है ये नाइट्राइड की फॉर्म में इसमें 3- चार्ज है। अब सिर्फ लिथियम ही क्यों है जो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है? क्योंकि लिथियम की अगर हम इसकी बात करें लिथियम नाइट्राइड की, ये पॉसिबल है क्योंकि जब ये बनता है तो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट की लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी।
अब इतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है कि वो सफिशिएंट होती है कि वो एनर्जी क्या कर दे, इस नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन है उसको वो ब्रेक कर देती है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देती है, ट्राई वैलेंट एनायन के अंदर, ठीक है। तो जब भी ये फॉर्मेशन होता है लिथियम नाइट्राइड का, तो ये पॉसिबल क्यों हो पाता है, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होती है कि वो स्टेबल नाइट्रोजन को तोड़ देती है और किस में कन्वर्ट कर देती है, ट्राईवैलेंट एनायन के अंदर, ठीक है। तो जब अगर लिथियम नाइट्राइड जब बन जाता है तो ये थर्मली क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल। अगर आप इसको हाई टेम्परेचर दें, लो टेम्परेचर की बात नहीं कर रही मैं, जब आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, और किस में डीकम्पोज होगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज लिथियम के अंदर और नाइट्राइड के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर सॉरी। तो लिथियम के अंदर और नाइट्रोजन में ये वापस से डीकम्पोज हो जाएगा, कब, जब आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि लिथियम नाइट्राइड की रिएक्शन विथ वाटर, तो बच्चों ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सेम देता तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करने की जगह ये क्या रिलीज करता है, अमोनिया गैस। तो ये एक्सेप्शन में चलता है, सिर्फ नाइट्रोजन लिथियम के साथ ही रिएक्ट करती है ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी, और इस हाई लैटिस एनर्जी की वजह से ये नाइट्रोजन टूट जाता है और क्या बनाता है, ट्राईवैलेंट एनायन, ताकि ये इजीली इस लिथियम के साथ में रिएक्ट कर सके, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ लिथियम विथ नाइट्रोजन। तो चलो अब हम चलते हैं नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हमने देखा था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और फिर जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। तो अब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में होती है। सो लेट्स सी दी स्टेबिलिटी। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं सीजियम कार्बोनेट की या फिर रुबिडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड लिथियम कार्बोनेट, तो बच्चों जो ऑर्डर है ना स्टेबिलिटी का, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है सीजियम और सबसे लेस स्टेबल होता है हमारे पास में लिथियम कार्बोनेट। अब ऐसा क्यों, स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो इस डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सीजियम है, मोस्ट स्टेबल, इसका कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है थर्मली, और इसका जो कार्बोनेट है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है ये देखते हैं बच्चों। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम पे होता है प्लस चार्ज, और ये बहुत ही स्मॉल होता है। लिथियम क्या होता है, बहुत स्मॉल। तो आपने अभी पढ़ा था पोलराइजेशन के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा पोलराइजेशन पावर शो करता है। लिथियम क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, स्मॉल साइज होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन पावर शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसके पास में जो प्रेजेंट है कार्बोनेट, इसके पास में जो प्रेजेंट है कार्बोनेट, उसमें ये डिस्टॉर्शन कॉज कर लेता है, ठीक है। नियर बाय जो ऑक्सीजन है कार्बोनेट का, ये नियर बाय ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनेट आयन, उसका ये क्या कर देता है, उस ऑक्सीजन का ये डिस्टॉर्शन कर देता है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। उस वजह से क्या होता है बच्चों, जो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जो CO के बीच का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा है, कौन, लिथियम ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा तो जो CO का बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड वीक हो जाएगा बच्चों, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ईजी हो जाएगा, ये बहुत ईजीली ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा, अगर खींचेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, और वीक होते हम उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ईजिली ब्रेक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट
इसकी पॉल्यूशन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली ब्रेक कर देता है बॉन्ड को। इसकी पॉल्यूशन पावर क्या है, कम है, इस वजह से बॉन्ड इतने वीक नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में, तो देखो बच्चों क्या होता है, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये वीक एसिड बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, स्ट्रॉन्ग बेस मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जब भी हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये एक वीक एसिड है, तो ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट की, ठीक है, इसको जब आप डिकम्पोज करते हैं, आप इसको हीट करते हैं, तो ये ब्रेक होगा मेटल कार्बोनेट के अंदर, और प्लस ये रिलीज करेगा वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनेट में, वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और साथ में CO2 भी इसके अंदर रिलीज आउट होती है। और जब हम इसकी ट्रेंड की बात करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी क्या, हमने कार्बोनेट की तो देख लिए, तो बाइकार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका भी ऑर्डर क्या रहता है, सेम, जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो बाइकार्बोनेट का ट्रेंड भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे ट्रेंड देख लिया है कि सीजियम का जो कार्बोनेट सबसे स्टेबल है, लिथियम का जो कार्बोनेट है वो सबसे वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि लिथियम की पॉल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ऑक्सीजन को खींचेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे तो हम उसको ईजिली तोड़ सकते हैं। अगर ईजिली तोड़ सकते हैं तो उसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया बच्चों। सो अब हम इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। सो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम मेटल को अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जब भी हम मेटल को अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें देगा अमोनिएटेड कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब मेटल पॉजिटिव है और उसके वो किससे सराउंडेड है, वो अमोनिया से सराउंडेड है। तो वो क्या करेगा, जब भी मेटल को हम डिसॉल्व करेंगे अमोनिया के अंदर तो वो हमें क्या देगा, अमोनिएटेड कैटायन। अमोनिएटेड का कैटायन का मतलब होता है कि ये जो M पॉजिटिव है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उससे M पॉजिटिव बना, M पॉजिटिव अमोनिया से सराउंडेड है तो इसने बना दिया अमोनिएटेड कैटायन। और साथ में बच्चों वो बनाएगा एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है इसने वो भी किससे कवर हो जाएंगे, NH3 से कवर हो जाएंगे। तो इसने बना दिया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया इक्वेशन क्या है। अब देखो बच्चों होता क्या है, जब भी इस सॉल्यूशन पे ऑर्डिनरी लाइट गिरती है, ठीक है, जब भी सॉल्यूशन पे ऑर्डिनरी लाइट फॉल होती है तब क्या होता है, ये सॉल्यूशन उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सपोज ये ऑब्जॉर्ब करता है करस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट। ठीक है, जब भी ऑरेंज लाइट हम इस पे गिराते हैं, सॉल्यूशन पे एक्सपोज करते हैं सॉल्यूशन को, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है करस्पॉन्डिंग रेड लाइट। तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्साइटेड, और फिर ये एमिट आउट करता है, ये ट्रांसमिट करता है ब्लू लाइट। एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट और ये ट्रांसमिट करता है ब्लू लाइट। तो उस वजह से बच्चों जो ये सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन में हमने मेटल को डिसॉल्व किया है, इस अमोनिया का जो सॉल्यूशन इसमें हमने मेटल को डिसॉल्व किया है, ये जो सॉल्यूशन है ये कौन से कलर का दिखता है हमें, ब्लू कलर का, क्योंकि हमने जब इस पर लाइट इम्पार्ट की, एक्सपोज किया, तो इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है
तो ये ट्रांसमिट करता है ब्लू लाइट को। मतलब कॉन्सेप्ट आप समझते हैं ना बच्चों, एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या चल जाता है हायर एनर्जी स्टेट पे, और यहाँ पे इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, वापस ये क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो जो रिलीज एनर्जी होती है ये हमें हमारी आई से हमें विजिबल होती है। तो कौन सी लाइट रिलीज करता है, ये ब्लू लाइट रिलीज करता है। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का दिखता है बच्चों, ब्लू कलर का। अब देखिए सॉल्यूशन क्यों कलर का दिखता है वो तो हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या है, कैटायंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। तो क्योंकि इसमें कैटायंस भी हैं और एनायंस भी हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि इसमें कैटायंस भी हैं और एनायंस भी है। और सॉल्यूशन कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। इक्वेशन में क्या होता है, मेटल अमोनिया के साथ डिसॉल्व होता है, तब ये अमोनिएटेड मेटल बनाएगा, मतलब कैटायंस बनाएगा और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चों, सो वी कैन से दैट when ordinary light fall on the solution, the ammoniated electrons, जो ये ammoniated electrons हैं, they get excited by absorption of light। जब हम लाइट इस पे गिराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्साइटेड हो जाएंगे उस लाइट को एब्जॉर्ब करके। सो दे गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट। ठीक है, जो रेड लाइट की करस्पॉन्ड लाइट उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं एंड द लाइट एमिटेड इज ब्लू। तो जो लाइट ये एमिट करेंगे वो कौन सी होगी, ब्लू लाइट। और इस वजह से सॉल्यूशन का जो कलर है वो हमें ब्लू दिखता है। ठीक है बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दिया है। लाइट एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे और एनर्जी रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। तो जो रिलीज एनर्जी है वो हमें हमारी आंखों से दिखती है, वो कौन से रेंज में, ब्लू। इसलिए सॉल्यूशन कैसा दिखता है, ब्लू। तो क्वेश्चन ये आता है कि अमोनिएटेड जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है, तो आपको बताना है ब्लू होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने फर्स्ट ग्रुप पूरा स्टडी कर लिया है।